यहाँ पे रह के मैं आज बिहार के टॉप 3-4 अगर ENT डॉक्टर्स में मेरा नाम है, भीड़ है, कुछ खासियत रही होगी, वो तो ये रही होगी, आप समझ है, लीजिए, और खासियत रही होगी, आप समझ लीजिए चीज़ को। अगर मैं हॉस्पिटल बना लेता हूँ, बना लूँगा बिल्कुल, ऐसा नहीं है, आजकल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल है कि रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा, फिर वो जो कॉस्ट होगा उस हॉस्पिटल को, रनिंग कॉस्ट होगा, वो कहाँ से आएगा? वो कहीं ना कहीं, अगर लिमिट भी नहीं है ना, उसका कोई लिमिट कहाँ है? मैं आज हॉस्पिटल बनाऊंगा, कल तो उससे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा कोई। शुरुआती तालीम हुई मदरसे में हुई है, बहुत बड़ा यूनिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं मदरसे से निकला हुआ स्टूडेंट हूँ। सबुनी एक जगह है, ये रामनगर चंपारण में है, नकटियागंज के बाद पड़ता है बेतिया, बेतिया के बाद नकटियागंज, नकटियागंज के बाद रामनगर। रामनगर में एक छोटा सा जगह है, सबुनी गाँव है। किसी हुकूमत ने गरीबों के लिए इतनी बड़ी योजना कोई नहीं लाई थी। ये वाकई शानदार योजना है आयुष्मान भारत योजना। था हम लोग का बचपन क्या था, बड़ा शानदार, डॉक्टर के बेटा थे, नो डॉक्टर के बेटा थे, सीधी समझ लीजिए। कहीं ये कम्युनिकेशन गैप है डॉक्टर्स में, है ये प्रॉब्लम तो है कि डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए। सिवान में क्या किसी डॉक्टर्स का नाम ऐसा है जिसने किसी मरीज को इसलिए निकाल दिया हो अपने हॉस्पिटल से कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तैरे लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। सब्जी हाथ में लिए हुए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, वो भी शुरू से आधा भी दर्द। बताओ थ्योरम 37 क्या है? जब हम आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो आप मानते हैं कि जब हम आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। जीतने वाला का एक बड़ा ये था हम लोग, और हम लोग एज ए सादाब को आप, मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, मैं अकेला क्रिकेटर हूँ साहब जो डॉक्टर बना है लेगा। समाज कब सोचना शुरू करेगा कहीं ना कहीं हमें कमी है। अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है अलग अंदाज टीम का एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है, गेस्ट ऑफ अलग अंदाज। सीमान गोपालगंज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है वैसे लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं और उनकी जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचे और उनके अंदर भी मोटिवेशन आए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सके। इसी बीच अभी हम लोग हैं डॉक्टर शादाब साहब के पास हैं। डॉक्टर शादाब साहब ENT के सर्जन हैं। ENT आप समझ सकते हैं, ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कान, नाक, गला के विशेषज्ञ हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जन हैं। और सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि ये पूरा सारण कमिश्नरी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आते हैं। कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर शादाब साहब के पास जाइए, उनका जो आपका स्ट्रगल है वो कहाँ कैसे इस यहाँ तक पहुँचे, उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएं। डॉक्टर साहब स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। शुक्रिया आपका भी, और आपके तमाम जो ऑडियंस हैं उन तमाम लोगों को मैं गुड इवनिंग मेरी तरफ से जी। और मैं ठीक है, मैं आप जिस तरह के भी सवाल आप पूछना चाहें, जो भी सवाल आप पूछना चाहें, वेलकम है आपका। सवाल प्रोग्राम जो मेरा है शायद आपने देखा होगा, कई लोगों का हमने किया है, तो वो हम समझना चाहेंगे कि आपका गांव का क्या नाम है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है आपके वालिद साहब का क्या नाम है और कहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ओरिजिनल अगर बहुत मूल बात कीजिए तो सिवान मेरा ननिहाल है। सिवान यहाँ पे करबला बाज़ार के पास रानीपुर गांव है, वो मेरा ननिहाल हुआ जी। और ओरिजिनल जो दादा का जिसको पैतृक घर कहते हैं वो चंपारण है जी। पूर्वी चंपारण में आदापुर जगह है, लेकिन अब तो हम लोग सिवान के ही हैं। फादर की मेरे वालिद भी डॉक्टर हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं बिहार गवर्नमेंट सर्विस से। 1990 में ट्रांसफ़र होकर वो सिवान पहुँचे, और सिवान की मिट्टी में वो खासियत है कि यहाँ पहुँचे तो यहीं के होके रह गए। फिर हमारे लिए तो ननिहाल भी था, ननिहाल शुरू से सिवान आना जाना हमेशा लगा रहता था, सिवान कभी हम लोग के लिए नहीं था। और अब तो खैर ये तीसरी पीढ़ी है, अब तो हम लोग सिवान सब कुछ है हम लोग का। आपके वालिद साहब का नाम? मेरा डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत पुराने ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो पुराने लोग सिवान के होंगे वो सब लोग उनसे वाकिफ़ हैं। और अच्छी बात है बहुत है। एक मेरे फादर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि बड़ा ही बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं अपने वक्त के शानदार स्टूडेंट रहे हैं। मैट्रिक में, इंटर में, सब में वो टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, और MBBS में भी बिहार टॉपर थे वो। उसके अलावा PG उन्होंने 2 सब्जेक्ट से किया है। जैसे जनरली हम लोग एक MS हमने ENT से कर लिया, तो मेरे फादर ने MS किया, फिर उसके बाद से MS के बाद से दूसरा MS ऑर्थोपेडिक से किया। वो भी बिहार टॉपर्स कोई ऑर्थोपेडिक उस ज़माने में मिलता था, तो बहुत अपने सिवान में आप कम से कम किसी भी डॉक्टर के आगे 2 MS नहीं देखेंगे। तो ये थोड़ा मेरा बैकग्राउंड हुआ
के बैकग्राउंड से भी है कि शुरू से एजुकेशन का हम लोग का एक बैकग्राउंड रहा, और एजुकेशन का इस तरह से बैकग्राउंड रहा कि पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा। हम लोग को नहीं लगता था कि पढ़ाई के अलावा भी कोई दुनिया होती है। खेलते कूदते थे लोग, जाहिर सी बात है, 90s का दौर था, 90s के दौर के बच्चे थे। वो तो मोबाइल और इंटरनेट वाला तो दौर था नहीं, ले दे के अपने दोस्त अहबाब में अपना खेलना कूदना सब चला रहता था। लेकिन एक बात था, बड़ा ही फोकस बड़ा बचपन से क्लियर था कि बनना तो डॉक्टर है। इसके अलावा कभी सोचा नहीं कोई दूसरी बात, कभी जहन में नहीं, कभी ये बात आई भी नहीं कभी जहन में कि कुछ और बनना भी है हमें, ये नहीं आई जहन में बात हमारे। बचपन में कोई पूछता था कि तुम्हें क्या बनना है आगे चल के, डॉक्टर बनना है। इवन उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ जब हमें डॉक्टर्स का के बारे में नहीं पता था कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बना जाता है। एकदम बच्चे में, छोटे बच्चे सिर्फ एकदम ये बिल्कुल स्पून फीडिंग जैसे है कि बस डॉक्टर बनना है। और अल्लाह का बड़ा करम रहा, बड़ा उसके हम लोग एहसानमंद हैं कि किसी भी इंसान के लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि वो बचपन से जिस ख्वाब को देख रहा है और वो उस ख्वाब को जी ले, उस ख्वाब को पूरा कर ले, उस ख्वाब को पा ले। तो ये खुदा का बड़ा एहसान रहा है। हमें कई बार लगता है कि खुदा ने हमारे ऊपर एक ख़ास करम किया है, ख़ास काम के लिए सिलेक्ट किया है हमें। तो हम हमेशा इस चीज़ के लिए खुदा के हम एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे ख्वाब को पूरा ही नहीं किया, बल्कि कई बार लगता है कि मैं ख्वाब से आगे इस उम्र तक जा चुका हूँ। कभी नहीं सोचा था, इसको कहाँ सोचा था कि मेरे पास इतनी पेशेंट्स होंगे, इतनी भीड़ होगी, लोग आएंगे। लोगों की मोहब्बत है, लोगों का यकीन है, विश्वास है, और ये सब खुदा की फाइनली मेहरबानी है। मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, दोस्तों का सब सपोर्ट है कि अल्लाह का करम है। जी। कहाँ से आपने स्कूलिंग कहाँ से किया स्कूलिंग था? रामनगर है, बड़ा छोटा सा कस्बा है चंपारण में। फिर देखिए वहाँ भी था कि फिर हमारा ऐसा हुआ कि अपने फादर की पढ़ाई लिखाई नौकरी के सिलसिले में हमेशा यहाँ वहाँ घूमना था। शुरू में बचपन हमारा बीता, जो स्कूलिंग शुरुआती हुई रामनगर से हुई। रामनगर एक जगह है चंपारण में, नकटियागंज के पास है, ये बेतिया जिला में है। रामनगर कस्बे में एक छोटा सा स्कूल था, बहुत छोटा सा, और बेसिकली वो मदरसा था, आप यूँ समझिए मदरसा था। तो शुरू के जो 5-6 क्लास की जो हमारी शुरुआती तालीम हुई मदरसे में हुई है। बहुत बड़ा यूनिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं मदरसे से निकला हुआ स्टूडेंट हूँ। तो ये आपको बहुत रेयर मिलेगा, शायद गिने चुने मिलेंगे मदरसे से निकले हुए स्टूडेंट हम आपको। दरगाह इस्लामी सबुनी, सबुनी एक जगह है, ये रामनगर चंपारण में है। नकटियागंज के बाद पड़ता है बेतिया, बेतिया के बाद नकटियागंज, नकटियागंज के बाद रामनगर। रामनगर में एक छोटा सा जगह है, सबुनी गाँव है वो। उसी गाँव में मदरसा था, दरगाह इस्लामी सबुनी। वहीं से मेरी शुरुआती तालीम हुई। बगल में हमारे एक और टीचर थे, युधिष्ठिर झा, वो हमें पढ़ाया करते थे। तो उसी स्कूली में वहाँ मदरसे में, लेकिन वो मदरसा उस ज़माने में बड़ा ही अपडेट टाइप का मदरसा था। ऐसा जो ट्रेडिशनल मदरसा हम लोग सोचा करते हैं कि मदरसा है जहाँ पे मौलवी साहब बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। वो सब चीज़ नहीं थी। वहाँ पे साइंस की भी पढ़ाई होती थी, और इसके पीछे भी वजह थी, फादर की नौकरी थी। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भले ही मेरा ननिहाल सीवान था, लेकिन मेरे नाना रहते थे वहाँ पर। अच्छा। तो फादर के नौकरी के सिलसिले में इधर उधर होने के चक्कर में नाना के यहाँ ही मेरी परवरिश हुई। तो नाना के यहाँ परवरिश हुई, तो वैसे ही मदरसा था, वहाँ चले जाते थे पढ़ने के लिए। एक छोटा सा स्कूल भी था, कुछ दिन वहाँ भी पढ़ाई किए। वही लोकल स्कूल जो हुआ करते हैं, लेकिन बेसिकली मदरसा से 6ठी क्लास तक तालीम मेरी वहीं पे हुई। उसके बाद सिवान आए। सिवान में आए तो 7th की तालीम नहीं हुई मेरी। 7th की तालीम इसलिए नहीं हुई कि जब 8th में यहाँ पे आए तो जो टेस्ट लिया जाता था, टीचर्स ने कहा कि नहीं लड़का तो 8th के लायक है। तो फिर और दूसरा ये भी बात था कि DAV स्कूल में 7th नहीं था। सिवान DAV जो स्कूल था उस वक्त में, वहाँ 7th नहीं था। तो ये एक मसला था। तो बात ये हुई कि अब एडमिशन या तो DAV मिडिल स्कूल में कराया जाए, कि वहाँ पे 7th और 8th था। फिर बात आई कि नहीं 7th में एडमिशन करा के फिर अगले साल 8th में वहाँ जाना है, और लड़का 8th के लायक है। तो फिर 8th में मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया। 8th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन हुआ DAV स्कूल में। फिर वहाँ से मैट्रिक भी हमने वहीं से किया, 93 बैच में मैट्रिक किया। और मैट्रिक में वो एक उस साल आपको बता रहा हूँ बड़ा यूनिक इस मामले में साल रहा कि पहली बार हुआ था कुछ ज़माने में 93 बैच में, जो लोग होंगे वो जानते होंगे, DAV स्कूल का कोई बच्चा 700 पार नहीं किया था। उस साल कुछ मामला था, क्या मामला था हमें नहीं मालूम। जनरली 700 नंबर उस ज़माने में बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता था। उस वक्त कोई लड़का 700, हाईएस्ट स्कोर 690 के आसपास था, 686-87 पे हम लोग थे, मेरा स्कोर था। थर्ड टॉपर था मैं वहाँ पे, थर्ड पे था वहाँ पर मैं। तो यही सब है, यही स्कूली। फिर उसका DAV कॉलेज, DAV स्कूल के बाद DAV कॉलेज का बात आया। DAV कॉलेज में चले गए, इंटर वहीं से किया। फिर पटना चले गए, पटना में जाके कोचिंग किया, मेडिकल में हो गया, पढ़ लिया। MBBS बैंगलोर में, बैंगलोर के पास एक जगह है तुमकुर, कर्नाटका CET उस साल हुआ था, 2 साल। वो बड़ा अच्छा एक्चुअली एग्ज़ाम था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था वो। 2 ही साल चला वो, 99-2000 या 1 साल उसके बाद भी चला। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कर्नाटका गवर्नमेंट को अपने सारे कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके 10% सीट नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स को देना है। तो वो 2 ही 3 साल, बड़ा अच्छा एग्ज़ाम था एक्चुअली वो। उसके बाद से तो वहाँ पे कॉमेड और सब उसको हटा ही दिया गया उस चीज़ को। लेकिन उसी एग्ज़ाम में एक ये था, हम लोग उसी ऑल इंडिया कोटा से उसी एग्ज़ाम में गए थे हम लोग, वहाँ पे एडमिशन लिया था हम लोगों ने।
तो MS भी आपने MS वहीं से किया, बेंगलोर से। क्योंकि MBBS वहाँ करने के बाद से मेरी डोमिसाइल जो एक होता है कॉलेज PG के लिए हम एलिजिबल वहीं के लिए थे, बिहार के लिए एलिजिबल नहीं था। बिहार में था कि जिसने यहाँ से MBBS किया है वही एग्जाम दे सकता है PG का, बिहार PG उस वक्त। अब तो खैर ऑल इंडिया एक ही PG हो गया है, अब तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त तक अलग अलग था। तो हम लोग कर्नाटका के लिए एलिजिबल थे, फिर कर्नाटका से MS किया मैंने। बचपन के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, बचपन आपका किस तरह से गुजरा? नहीं उस बहुत टाइम शान आप देखिए, किस तरह से थे? नहीं बड़ा शानदार बचपन था हम लोग का। बचपन हाँ। क्या था, बड़ा शानदार। डॉक्टर के बेटा थे। आजकल के जो नो, डॉक्टर का बेटा थे, सीधी समझ लीजिए। डॉक्टर का मैं बेटा था, तो डॉक्टर का बेटा हूँ तो डॉक्टर बचपन बड़ा शानदार होगा। डॉक्टर का बेटा कैसे, मैं तो अब थोड़ी कहूँगा कि ये अभाव था, नहीं था। और दूसरी बात इसमें आती है नदीम भाई कि उस ज़माने में शानदार का डेफिनेशन क्या था। जिसके घर में 3 टाइम चूल्हा जल रहा है, 2 टाइम 3 टाइम चूल्हा जल रहा है, खाने को पेट भर है उपलब्ध है घर में, वो सब अच्छे कहलाते थे। पैसे की बहुत अहमियत नहीं थी उस वक्त में। 90s के डिकेड में किसी का भी बच्चा, देखिए ये फ़र्क आज आप देख रहे हैं कि आज जिसके पास पैसे हैं वो अपने चाहे तो पैसे के दम पे अपने करियर को चेंज कर सकता है। यह है आज विकल्प। वो आज जाके कहीं पे एडमिशन ले सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकता है, पैसे पे विकल्प है। 90s के डिकेड में विकल्प नहीं था। कोई हो, चाहे आप अफसर हों, चाहे आप चपरासी हों, चाहे डॉक्टर्स हों या कंपाउंडर हों, आप चाहे लेबर क्लास के हों या किसी क्लास के हों, आप सबको 6th के बाद से सरकारी स्कूल में आना है। और सरकारी स्कूल में पैसे का कोई बहुत मतलब नहीं था। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं था पैसे का। कोई ये नहीं कर सकता है कि पैसे के अभाव में उस वक्त उस ज़माने में किसी ने पढ़ाई छोड़ी है। मैंने नहीं देखा। मैंने एक से एक बहुत ही फाइनेंशियली, जिनको आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही ख़राब बैकग्राउंड के थे लोग, कमज़ोर बैकग्राउंड के लोग थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। अच्छा क्यों किया? क्योंकि एजुकेशन फ्री था, ऑलमोस्ट फ्री था। आज की तरह थोड़ी था कि आपके पास जिसके पास पैसा है वो जाके कहीं से कोचिंग, कुछ नहीं। जिसके पास टैलेंट है वही आगे बढ़ेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसा है, कितने पैसे कमाता है, किसके बैकग्राउंड है, क्या करेगा। 90s का दौर था, थोड़ी था कि आपके पास पैसा है तो आपके घर में AC चलेगा, आपके घर में पैसा है तो आपके घर में एक बढ़िया वाली गाड़ी होगी। कुछ नहीं था, सबको वही ज़िंदगी जीना था। आपके पास चाहे पैसे हैं, चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं, लगभग इक्वल था। प्लस लोगों में मोहब्बत थी। लोगों में मोहब्बत बड़ा, हम ही लोग देखा करते थे कि पुराना किला में हम लोग रहते थे, तो एक सुबह हुआ सब बच्चे पहुंच गए वहाँ पे मैदान में। कोई मतलब नहीं है कि कोई कौन किस बैकग्राउंड का है, कौन किसका बेटा है, कौन को नहीं है। जितने लोग थे सब गार्जियन थे। हम लोग वहाँ पे बैठे रहते थे। कोई अतः तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई करने क्यों नहीं जा रहे हो, ये वक्त यहाँ बैठने का है। और ये उसको भी लगता था ये उसका हक है, और हमें भी लगता था वो तो गार्जियन है, वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। क्या आज के ज़माने तो कोई सोच भी, तस्वूर भी नहीं कर सकता है कि उस ज़माने में इस तरह से भी गार्जियनशिप होती थी कि अगर एक दोस्त के अब्बा फादर कहीं से चले आ रहे हैं तो सारे बच्चे भाग जाते थे मैदान छोड़ के, क्योंकि उसके पास ये अधिकार था सबको डांट सकता। तो वो एक दूसरा दौर था, मिला जुला के सबका काम चलता था। बहुत फाइनेंशियल ये नहीं था इशू के किसके पास बहुत। ना आप ही उठा के देखिए, एक जनरेशन पहले तक जितने भी सीवान में डॉक्टर्स हैं, जितने भी अफसर हैं, आप उसमें से 90% अफसर्स को, डॉक्टर्स को देखिए, सबके सब फाइनेंशियली कमजोर बैकग्राउंड से हैं। अच्छा, टीचर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको टीचर्स के बारे में उस ज़माने में, कि टीचर्स के पास भी बड़ा पैसा वाला मामला नहीं था। वो उनका चलता था कोचिंग, ट्यूशन चलते थे, 5-6 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसके पास नहीं भी वो भी आकर बैठ गया, वो भी पढ़ रहा है। वो उससे कोई मतलब नहीं है कि वो, उसको बस पढ़ने का शौक होना चाहिए। टीचर्स पकड़ के लाते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ो। हम लोगों ने देखा है टीचर्स का एकमात्र रिवार्ड लगता था कि बस ये कहते थे कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। उनको हम लोग देखते थे, उनके चेहरे को हम लोग देखते थे, चमक को देखते थे। तो आज ठीक है, उस ज़माने में तो हम उसको चीज़ को फील नहीं कर पाते थे, लेकिन जब आज हम रियलाइज़ करते हैं, अब हम सोचते हैं जब चीज़ को, तो लगता है सच में कैसे लोग होते थे वो लोग, जिनकी सारी मतलब उनका सारा फी बस यही होता था कि मेरा बच्चा कितना अच्छा किया है। उसे कोई मतलब ही नहीं था अगर कि चाहे वो कमज़ोर बैकग्राउंड का बच्चा है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं पैसे हैं। अब ये हालत थी जनाब कि अगर किसी के पास पैसे कमज़ोर हैं, फीस नहीं दे पा रहा है, तो टीचर उसको इस लालच में पढ़ाता था कि ये हमारा नाम रोशन करेगा। वो उसको, ये वो दौर था। तो उस दौर में अच्छी, ठीक है। तो आपको कभी फाइनेंशियली किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्यों प्रॉब्लम होगा? पैसे की जरूरत कहाँ थी? आप 1992 में 9th क्लास के बच्चे को अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए पैसे की जरूरत कहाँ थी? DAV स्कूल की फ़ीस कितनी थी? साल भर में 80 या 70 रुपये। किताबें जो होती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, किताबें बहुत सस्ती हुआ। किताबों का आज की तरह कंसेप्ट नहीं था, बड़ी सस्ती 5 बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की किताबें मिलती थी उस ज़माने में। एक किताब 5-6 रुपये की मिलती थी। वो भी नहीं है तो आप लाइब्रेरी से किताबें इशू करा लीजिए, साल भर पढ़िएगा। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आपको देखिए, स्ट्रगल करने वाले और कहानियाँ सुनाने वाले वही मिलेंगे जो फेलियर हैं, जो ज़माने पढ़ते नहीं थे। मैं भी अपने दोस्तों को देखता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिन भर बात करते रहते हैं कि बड़ा स्ट्रगल किया, फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब हुए हैं। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं जानता हूँ
कि वो उस ज़माने में पढ़ाई के वक्त में टीचर्स को गालियाँ दिया करते थे, टीचर्स पर ईंटा फेंका करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, पढ़ाई के नाम से दूर दूर भागा करते थे वो लोग। आज वो बात करते हैं कि हमें स्ट्रगल बहुत किया साहब, हमें मौका नहीं मिला। मैंने क्या ज़रूरत की स्ट्रगल की, कहाँ कहाँ था। आप पढ़ने वाले हैं, आप सरकारी स्कूल था सिवान में, शानदार डीएवी स्कूल के टीचर हुआ करते थे जनाब। डीएवी स्कूल के जो टीचर हुआ करते थे, आप बीइंग ए डॉक्टर मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्या क्वालिटी और क्या लेवल हुआ करता था उन टीचर्स का साहब। आप सड़क पे उठाकर उनको कोई मैथमेटिक्स पूछ लीजिए जनाब, उन्हें हेजिटेशन नहीं होती थी आपको बताने के लिए, एक झिझक बिना। और कोई पैसे का, मैं आपको एक बड़ा अच्छा स्टोरी सुना रहा हूँ। हमारे वक्त में एक तजम्मुल सर हुआ करते थे, इंतकाल कर गए, बड़े अच्छे इस्लामिया हाई स्कूल में बायोलॉजी के टीचर थे, मखदूम सराय मोहल्ले के। 10th का एग्ज़ाम था, मेरे टीचर हुआ करते थे रोजादीन सर, आज भी मेरे इत्तेफाक से अभी भी हैं, मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं, शानदार टीचर मैथमेटिक्स। मैंने उनसे कहा कि सर कुछ बायोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा से एग्ज़ाम है क्या, बोले शुक्र को मैं तजम्मुल सर से, वो हमारे टीचर है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं गया, उन्होंने तजम्मुल सर, अरे भेज दो सादा, आपको पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है। उनका वो मखदूम सराय में उनका वो था, घर था, हम उनके घर पे जाया करते थे पढ़ने के लिए। और हमारे ही वक्त में वहाँ पे उनका एक स्कूल खुला था, सैनिक मॉडल स्कूल, उसकी ओपनिंग उसी वक्त हुई थी। हम लोग पढ़ते थे तो उसी में, तो हम लोग उसमें गए भी थे, सब थे हम लोग, शायद आज भी है। अच्छा, मैं जब गया पढ़ने के लिए ना, मैं तो मेरे साथ 8-10 लड़के चले गए, चलो हम भी चलते हैं सर, आप पढ़ रहे तो। और तजम्मुल सर ने किसी से फीस नहीं लिया, 2 महीने पढ़ाया था, तजम्मुल सर ने किसी से पैसे नहीं लिए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने अच्छा पैसे की बात भी नहीं आई ना, उन्होंने पता ना लिहाज में नहीं पूछा, हम लोग उतने मैच्योर नहीं थे कि हम लोग मजे नहीं फ्री में पढ़ लिए, लेकिन पैसे की बात उन्होंने। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ की बड़ी प्रतिष्ठित फैमिली है, रहमान घड़ीसाज की फैमिली है, पुराना किला में। उनके घर के एक साहब हुआ है, परवेज सर, हमारे तो सर है ना, उस फैमिली के मेम्बर हैं, अलीगढ़ में पढ़ा करते थे उस वक्त। इंग्लिश से वो उस वक्त एमए वगैरह करते थे या पीएचडी करते थे, मुझे नहीं पता है, एमए करते थे। हमें अभी भी कभी कभी मुलाकात होती है उनसे। हमें पता चला कि परवेज सर आए, परवेज भैया आए हुए हैं जी। हाँ, तो हम लोग के पास पहुँच गए, हम लोग इंग्लिश पढ़ा दीजिए ना, आप तो इंग्लिश के, हम लोग एग्ज़ाम है। अच्छा सादाब आ जाओ पढ़ा देंगे तुमको हम। छुट्टी में आए हुए हैं, हम गए पढ़ने के लिए, तो वही फिर हुआ, सब चले पढ़ने के लिए। परवेज सर ने हम लोग को 2-3 महीने पढ़ाया। कहाँ पैसा की बात आई, कहाँ पे एक पैसे की बात नहीं किया उन्होंने कभी एक पैसा ना हम लोग ने दिया, ना उन्होंने मांगा, नहीं मांगा, ना मांगा ना हमने दिया। मुझे नहीं पता अब कि ये कौन लोग बात करते हैं। कुछ ज़माने में टीचर्स बहुत अच्छे थे, पढ़ने वाले बच्चे के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। टीचर शानदार टीचर थे, भोला सा टीचर हमारे हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, क्या चीज़ थे, क्या टीचर्स थे। साइकिल से सड़क पे जा रहे हैं, सब्जी हाथ में लिए हुए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, वो भी शुरू सादा भी दर से बताओ थ्योरम 37 क्या है, बताओ जरा। और गर्व फील कर रहे हैं दूसरे को दिखला कर, देखिए मेरा स्टूडेंट है। आप समझिए, मछली बाजार में खड़ा होकर पूछ रहे थ्योरम बताओ। वो टीचर का क्वालिटी था साहब। और वो टीचर, इसलिए मेरे वक्त जब मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में भी फाइनेंशियली बहुत पैसे की बहुतायत थी। फादर एक सिंपल डॉक्टर थे, गवर्नमेंट जॉब में रहते थे, छोटी प्रैक्टिस थी अपनी, उस ज़माने में आज की प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं थी अपनी। लेकिन हमें कभी दिक्कत महसूस नहीं, इतना घर से था कि घर में हमारे एक डॉक्टर के बेटा थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पढ़ाई का एक माहौल था। हाँ, पढ़ते थे हम लोग बहुत, मैं बहुत पढ़ता था। मैं एक बार बता रहा हूँ, पढ़ाई हमने बहुत मेहनत से किया है, एकदम फोकस था, मुझे डॉक्टर बनना है, ये बात मालूम था। कुछ भी, मैं क्रिकेट खेलता था खूब, आधा सिवान मुझे आज क्रिकेटर जानता है। मुझे लगता है कि मैं अकेला क्रिकेटर हूँ जो डॉक्टर बना है। अब खूब बढ़िया क्रिकेट खेले हैं, ऐसा नहीं क्रिकेट सिवान का शायद ही कोई गाँव होगा जहाँ मैंने मैच नहीं खेला है, शायद ही कोई गाँव होगा, मैं बता रहा हूँ, जहाँ क्रिकेट मैच मैंने नहीं खेला जाकर। टेनिस वाले थे कि अरे टेनिस कौन जानता था। टेनिस तब जब हम बाद में जब मेडिकल कॉलेज करके आए तो देखे बच्चे टेनिस से खेलते हैं। टेनिस से क्रिकेट कहाँ होती थी सिवान में। 90s में कभी टेनिस से क्रिकेट नहीं हुई। लेदर बॉल से अपना पूरा बैट पैड अपना मैटिंग विकेट पे क्रिकेट राजेंद्र स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट लीग चला करता था। डिस्ट्रिक्ट लीग राजेंद्र स्टेडियम में हुआ करता था। उस ज़माने में मौलाना मजलक ट्रॉफी बहुत एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी हुआ करती थी। उस ट्रॉफी को जीतने वाला एक बड़ा ये था हम लोग। और हम लोग एज ए सादाब को आप, मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, मैं अकेला क्रिकेटर हूँ साहब जो डॉक्टर बना है और जो अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला है। पूरा आधा सीमान जो हमारे जनरेशन के लोग हैं हमको आज ये क्रिकेटर जानते हैं। कैसे हो गया, कहाँ जरूरत थी पैसे की, सब। इसलिए बहुत फाइनेंशियल इशू नहीं था बहुत ज़्यादा। अगर आप पढ़ने वाले थे तो फाइनेंशियल इशू नहीं था। और अच्छा, लोगों में भी बड़ी मिल्लत थी उस ज़माने में। किसी को कहीं ज़रूरत अगर महसूस होती थी तो लोग खड़े रहते थे। हमने ये चीज़ को नोट किया, लोग खड़े रहते थे अनलेस अंटिल आपका अपना व्यवहार बहुत ख़राब नहीं हो। जी, ये तो बचपना हो गया। फिर आपने MBBS MS वगैरह किया। सीवान आप कब आए? सीवान में कब आपने अपना नहीं 2 बार आया, सीवान 2 बार आया मैं। 2 बार आया, इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ मैं। फिर वहाँ भी एक स्टोरी है।
2006 में MBBS मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था गुठनी में, PSC गुठनी में ज्वाइन कर लिया बस। ऐसा फिर वहाँ कोई मामला नहीं था। एक साल मैंने PG की तैयारी की थी, मेरा PG का सिलेक्शन एक बार नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा MBBS कर गया हूँ, PG के एक साल दिल्ली रहकर तैयारी कर ही ली है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब में मौका मिल रहा है कर लेते हैं, साथ में तैयारी भी चलती रहेगी, हो जाएगा PG में। तो मैंने वो भी जस्ट फॉर, ऐसा नहीं था कोई मेरा फाइनेंशियल बर्डन था मुझे वहाँ पे करना है, वो एकदम इंजॉय का पीरियड था, समझ लीजिए इंजॉय के लिए था। घुटने में मैं पोस्टेड था, शानदार माहौल था, बढ़िया था एकदम। एक आप सोचो उम्र भी कम थी, MBBS के बाद जॉब कर रहे हैं, एक अच्छा फील होता था, अंदर जज्बा बहुत था लोगों के लिए काम करने के लिए। और उसका फ़ायदा मुझे अब प्रैक्टिस में मिला है, उसका फ़ायदा जो मैंने वहाँ का काम किया। फिर उसकी इसी बीच मेरा सिलेक्शन MBBS MS में हो गया, फिर मैं छोड़ कर चला गया। फिर MS में गया तो आना ही था सीवान, सीधी बात है, जब फादर यहीं पे डॉक्टर हैं तो आना ही था, ये तो था ही नहीं, आना ही था सीवान में डॉक्टर, कोई ऐसा नहीं था, आना ही था, इसमें कुछ दो राय नहीं था कि नहीं आना है, तो बस आ गया, हो गया। आ गए। तो आपका जो आजकल तो इस तरह का भी होता है कि जो आपका सीवान का जो आपका डॉक्टर्स का जो पूरा हॉस्पिटल रोड है वहाँ क्लिनिक होना लगता है, मतलब कंपलसरी लोग समझता है। तो आपने उधर अपने स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट यहीं पे नहीं, खोलने के जस्ट? नहीं, शुरुआत तो वहीं किया था। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, शुरुआत तो वहीं पर किया था। हाँ। लेकिन अपना घर था, अपना बना बनाया था, फादर का बनाया हुआ सब था। फिर मुझे लगा कि क्या भीड़ भाड़ में उधर रहा जाए, और रोजी रोटी देना अल्लाह का काम है, ये तो बड़ा यकीन था मेरा, शुरू से ही यकीन था। बहुत मनी ओरिएंटेड नहीं थे, तो जब मनी ओरिएंटेड नहीं थे तो ये डर भी नहीं था कि कम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, लगता था कि जितना कमा रहे वही बहुत है। तो फिर ये कोई ख़ास एक चीज़ नहीं रहा कि, लेकिन एक चीज़ तो था कि लगता था कि कौन अब जाके वहाँ ज़मीन खरीदो, इतनी महंगी ज़मीनें हैं, फिर बिल्डिंग बनाओ, छोड़ो अपने घर में ही करते हैं। अपने घर में मैंने अपना शुरू किया, और अभी भी मानना है कि देखिए नदीम भाई, आप भी बता रहा हूँ, कामयाबी का जो फार्मूला है ना, ये सैकड़ों हज़ारों साल से जो एक ही चला रहा है, इसमें दो फार्मूला नहीं है। अपने पैसे के प्रति ईमानदार रहिए, पहली बात समझ लीजिए। दूसरा, कभी मत भूलिए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं, आपका रूट कहाँ है। उसके अलावा अपने पेशेंट्स के लिए आप अवेलेबल रहिए उसके मुश्किल वक्त में। ये नहीं कि आप रात का 2 बज रहा है तो डॉक्टर साहब सो रहे हैं, या उठेंगे तो उसके लिए अलग फीस लेंगे, ये सब नहीं चलता है। अब पेशेंट डॉक्टर्स के लिए अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, पैसा भी एक बड़ा फैक्टर है। पेशेंट्स के लिए आपकी सेवाएं अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई है, महंगाई का है इशू, लेकिन महंगाई का नाम लेकर इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं आपकी जो सर्विसेज हैं पेशेंट्स के अफोर्डेबल रेंज से बाहर तो नहीं जा रही है। अगर आप इस बात का ख्याल रख रहे हैं, ऑनेस्ट रह रहे हैं, तो कामयाबी तो मिलना है। उसमें कोई कभी शक ही न था इसमें कि कामयाबी नहीं मिलेगी। पूरे सारण ही नहीं बल्कि आपके पास तो बिहार के अलग अलग ज़िले से लोग आते हैं। तो ये आपने जो बताया, क्या यही वजह है कि एक सीवान छोटे से शहर से पूरे बिहार में पहुंच जाना? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात के 1000 काउंटर हो सकते हैं, आप काउंटर कर सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मेरे सामने जब पेशेंट बैठता है ना, तो मोटा मोटी हम लोग को अंदाज़ा लग जाता है, इतना तजुर्बा हो गया कि अंदाज़ा लग जाता है हम लोगों को कि मैं जो इसको जांच लिख रहा हूँ, मैं इसको जो इसको चाहिए, इसको जो नीड है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके लिए दिक्कत ना हो, इसके लिए पैसे इकट्ठे करने में या इसके लिए पैसे का इंतजाम करने में। तो डॉक्टर्स को फ्लेक्सिबल रहना है। डॉक्टर्स कोई MRP वाला चक्कर नहीं है कि मेरा रेट 10 रुपया है तो मैं 10 ही लूँगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ये नहीं होना है कि आप पेशेंट देखकर अपना रेट बढ़ा दें, नहीं, आप एक जेन्युइन रेट रखिए और उसमें फ्लेक्सिबल रहिए। और ये कई बार होता है, कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि इवन आप जेन्युइन होने के बाद भी अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का ज़्यादा खर्च हो गया। तो लेकिन देखिए वो एक फैक्टर है, मेडिकल सर्विसेज थोड़ी महंगी हो गई है, इक्विपमेंट्स महंगे हैं, आज गवर्नमेंट का प्रेशर है, आपको 10 स्टाफ रखने हैं, 10 तरह के क्राइटेरियाज हैं, तो थोड़ा कई बार पेशेंट्स को लगता है, मैं उसके इस
पार्ट से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि कई बार उसको लगता है कि जो मैंने, क्योंकि होता क्या है कि कई बार आप तो समझ रहे हैं कि ठीक है मैंने इस ऑपरेशन का इतने रुपए लेने थे, मैंने तो इतने ही लिए, कम लिए, लेकिन वो कम रुपया भी कई बार उसके लिए ज़्यादा होता है। तो कई बार हम लोगों को थोड़ा सा इसमें होता है, ऐसा नहीं है, लाख कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग भी चूक जाते हैं इस चीज़ में, लेकिन वो मजबूरियाँ हैं, क्या कोशिश कैसे क्या कर सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट्स महंगे हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पहले की तरह नहीं है, पहले 50 साल में टेक्नोलॉजी लगभग फिक्स थी, आज जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स ले रहा हूँ 5 साल के बाद वो किसी काम का नहीं रह गया है, दुनिया खुल चुकी है, पेशेंट्स का डिमांड्स ज़्यादा हैं, पेशेंट्स अब कोई डॉक्टर्स क्या नहीं चाहता है कि हम 10 दिन स्टे करें, वो मिनिमम चाहता है कि मिनिमम टाइम हमारा वहाँ पे स्टेइंग पीरियड एकदम मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ और जो भी चेंजेज हो रहे हैं वहाँ पे अपडेट रहने हैं, और इसमें पैसे तो लगते हैं। एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शादाब, इतने सारे लोग आते हैं और सिर्फ सीमान ही नहीं, आप भी, क्या आपका ख्वाहिश नहीं है कि मेरा भी बड़ा हॉस्पिटल हो, बहुत सारे बेड हो, एक साथ बहुत सारे लोगों को हम देखें, पूरा मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टाफ हमारे अंडर में काम करे? कभी आपकी, अगर आप चाहेंगे तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो कभी आपके दिल में इस तरह का नहीं आया? बड़ा इत्तेफाक रहा, बड़ा ही आपको नदीम भाई, बड़ा एक सच में कई ये सवाल लोग अक्सर हमसे किया करते हैं कि हमारे पास जितने डॉक्टर्स आए हैं सबने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, अपना हॉस्पिटल्स बना लिया, ठीक है उनकी ज़रूरियात हैं, उनके उतने पेशेंट्स हैं, उतना हैं, उनके पास उतना एडमिशन है, उनको है। मुझे नहीं महसूस हुई, सच बात ये है नदीम भाई कि मुझे महसूस नहीं हुआ कभी आज तक कि मुझे भी एक 100 बेड का या 50 बेड का हॉस्पिटल्स होने चाहिए हमारे पास, मुझे इस बात को की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। देखिए, बड़ा अगर मैं हॉस्पिटल बना ले तो बना लूँगा, बिल्कुल, ऐसा नहीं है, आजकल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल है कि रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा, फिर वो जो कॉस्ट होगा उस हॉस्पिटल को, रनिंग कॉस्ट होगा, वो कहाँ से आएगा? वो कहीं ना कहीं, अगर मैं भी बात मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास रोज़ 50 ऑपरेशन होते हैं, 50 इंडोर पेशेंट हैं, भर्ती होने वाले इतने पेशेंट हैं, सुबह से शाम तक मैं मेडिकल प्रैक्टिस है हमारी एकदम इस तरह से, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए रनिंग कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा नहीं पड़े। लेकिन जब आपके पास पेशेंट्स लिमिटेड, पेशेंट्स आपके पास जितने हैं उतना मेरा काम चल जा रहा है, मेरा छोटे से हॉस्पिटल से मेरा काम चल जाता है, मेरे फादर का बनाया हुआ हॉस्पिटल है, उसी से मेरा काम चल जा रहा है, तो क्यों अननेसेसरी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मेरा भी एक हॉस्पिटल हो? फिर तो उसका कोई लिमिट भी नहीं है ना, उसका कोई लिमिट कहाँ है? मैं आज हॉस्पिटल बनाऊंगा, कल तो उससे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा कोई, तो फिर ये नहीं करना, ये सब चीज़ें देखिए बहुत, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन हाँ अगर आपके पेशेंट्स हैं, आपकी ज़रूरियात है तो आप करें उस चीज़ को, लेकिन मेरा नहीं है अपना, मैं अपने सेटिस्फाइड हूँ लाइफ से, मेरा ये हॉस्पिटल्स है, मैं ठीक है, कोई तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पेशेंट के साथ आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और सीमान में आप वैसे जगह पे काम कर रहे हैं जिस जगह पे जो अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत कम ही लोग हैं जो पैसा रखता है इस तरह से, तो आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, पहली बात कि हेल्थ का जब भी कोई इशू किसी भी पेशेंट के साथ आता है, किसी भी फैमिली में आता है, वो एक आपदा के तौर पे आता है जी, वो एक आपदा होता है, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है उस तरह से। लोग बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं, बच्चे के भविष्य के लिए, स्कूलिंग के लिए पैसे जोड़ते हैं, घर बनाने के लिए पैसे जोड़ते हैं, बीमारी के लिए पैसे जोड़ना हमारा कल्चर नहीं है। ये अब आ रहा है, अब लोग एक से एक मेडिकल कैशलेस वगैरह सुविधाएँ ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं वो ले रहे हैं, लेकिन पहले ये नहीं है, हमारे 90% लोगों में नहीं है। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी पेशेंट्स के लिए, हेल्थ रिलेटेड इशू आता है, तो उसके लिए एक आपदा होता है, उसके लिए एक बड़ा इशू ये हो जाता है कि वो उसको जोड़े हुए पैसों में से उसको खर्च करना पड़ता है। कई बार तो उसके पास वो जोड़े पैसे होते भी नहीं हैं, फिर उसके लिए उसको डिपेंड होना पड़ता है लोगों से मदद के लिए। तो 90% जो पॉपुलेशन है हम लोगों का, 10% ही पॉपुलेशन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल है। 10% ही पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है हेल्थ के मामले में। तो ये ख्याल हम लोग के जहन में रहता है जब भी पेशेंट आता है। और पेशेंट देखिए, कोई ये सीवान में जो अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो जो भी पेशेंट आते हैं ये सब हमारे अपने होते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ता निकल जाता है हमारा। कोई उस गांव के हैं तो उस गांव में मेरी ममानी थी उस गांव की, कोई उस गांव के वहाँ की चाची थी हमारी उस गांव की, कोई उस गांव के हैं तो उस गांव के हमारे फूफा थे उस गांव के। तो ये छोटा शहर है, यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट के साथ चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, कोई ना कोई रिश्ता आपका निकल जाएगा वहाँ से। तो वो बड़ा इशू। और एक बार मैं आपको बता रहा हूँ नदीम भाई, लाख बुराइयों के बावजूद
मैं इसको कोई बहुत एग्जैगरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। सिवान में, मैं सिवान की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बाहर की बात नहीं करूँगा, सिवान से बाहर की बात है। यहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट्स के प्रति सिंपैथी रखते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिवान में डॉक्टर्स तमाम कमियों के बाद, हो सकता है बहुत सी कमियां हों, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का एक पता ना कैसा शुरू से चला आ रहा है। आप यहाँ के फ़ी स्ट्रक्चर्स को देखिए, बाकी जिला से कम फ़ी स्ट्रक्चर है आप यहाँ का देखिए। आप यहाँ के डॉक्टर्स को भी आप देख लीजिए। लोग अक्सर मुझसे बात करते हैं कि फ़लाने डॉक्टर्स ने एकदम लूट लिया, बर्बाद कर दिया, पैसे कर लिए। पर्सनल अब किसी का एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप मीडिया में हैं, आप ज़रा बता दीजिए मुझे, सिवान में क्या किसी डॉक्टर्स का नाम ऐसा है जिसने किसी मरीज को इसलिए निकाल दिया हो अपने हॉस्पिटल से कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? आप बताइए। लोग अक्सर कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि फलाना डॉक्टर तो ऐसा है, पैसा एकदम होता है, कुछ कभी तो बताओ। अच्छा, उसके पास तो सब लोग जाते होंगे, पैसे वाले भी जाते होंगे, गरीब भी जाते हैं। बता दीजिए आप ज़रा कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ही ऐसी है। और रही बात अच्छे बुरे की, तो अच्छा बुरा आदमी कहाँ नहीं होता है। वो नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से आपने पूरे सीमान के डॉक्टर्स को आपने क्लीन चिट दे दिया, क्लीन चिट दे दिया। नहीं, क्लीन चिट देखिए, लेकिन बहुत ऐसे केसेस हैं जो हम, हाँ है, बिल्कुल बहुत है। ऐसी चीज़ें मैं आपसे हैं। थोड़ा एग्री करता हूँ, ऐसा होता होगा। डॉक्टर्स भी इंसान हैं, वो भी इसी सोसाइटी के हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है इस चीज़ को। लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, सिंपैथी का जज्बा तो रहता है। ठीक है, उन्होंने हो सकता है ऐसा किया, लेकिन आप उनको एक फ़ोन करके देखिए, तुरंत आपकी बात सुनी जाएगी। अब ये बड़ा मुश्किल कौन करेगा, ये कौन बताएगा कि ज़्यादा लिया है उसने, डॉक्टर्स ने? आप बताइए। सिवान के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट गरीब है ना, कोई डॉक्टर से आपको खबर मिलती है कि फलाने डॉक्टर के यहाँ गया, फलाने डॉक्टर ने उसको इतने फ़ी बताए हैं, पेशेंट सक्षम नहीं उस पैसे को देने में, यकीन मानिए 5 डॉक्टर खड़े हो जाएंगे कि मैं उस आदमी में कर दूंगा। कई बार देखिए, ये जो बात आपने कहा कि पैसे का, ये पूरा सोसाइटी का डिग्रेडेशन है। एक पूरी दुनिया ही चल रही है एक मनी ओरिएंटेड वाला हिस्सा में। इस दौर में बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को ये कहना कि कहाँ पे कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए। पर्सनल आपको तजुर्बे, ऐसा नहीं लगता है कि जो सीमान की ही बात कर लेंगे, सीमान के जो डॉक्टर्स हैं और जो मरीज हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी है? गैप है एक तरीके से, और कनेक्ट होने की ज़रूरत देखिए, है। मैं हमेशा अपने कलीग डॉक्टर से बोलता हूँ, जानते हैं गैप क्यों क्रिएट होता है? बात नहीं करने से, बात नहीं करने से क्रिएट होता है। आप पेशेंट अगर आता है ना, सबसे पहले 2-3 चीज़ का ख्याल रखिए। उसकी बीमारी क्या है, उसको अच्छे से समझा दीजिए। जी, आप ये बताइए कि देखो भाई, आपको ये बीमारी है, ये दिक्कत है, और प्रोग्नोसिस ये हो सकता है। अक्सर मैक्सिमम प्रॉब्लम वहाँ हुए हैं जहाँ पे पेशेंट्स को ये बताया नहीं गया उसके कि इस बीमारी के फाइनल आउटकम क्या होगा, और वो पेशेंट्स एक बड़ा एक्सपेक्टेशंस पाल लेता है। उसको लगता है कि ये ऑपरेशन हुआ तो ये तो ऐसा होना चाहिए था, डॉक्टर ने तो ऐसा किया ही नहीं, और अब वो इतने पैसे बोल रहा है। कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप है, डॉक्टर्स में है। ये प्रॉब्लम तो है कि डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए। हालांकि हम लोग भी ओपीडी में टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जहाँ पे पेशेंट्स लगता है कि हाँ, इस पेशेंट को टाइम देना है, सर्जरी के पेशेंट्स हैं, तो आप उसके सामने अलग अलग जो विकल्प होते हैं आप उसको दीजिए, पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ आपको एक चीज़। अब यहाँ पे बात आई तो पेशेंट्स को हमेशा ये विकल्प दीजिए कि आप चाहें तो सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। आप इसमें डरने की बात नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से बोलता हूँ, जब मैं अपने पेशेंट को सर्जरी के लिए बोलता हूँ तो मैं बड़ा ओपनली उससे बात करता हूँ कि देखिए, आपके इस केस में सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन बेहतर है कि आप एक सेकंड ओपिनियन ले लें, ताकि कल हो कि आपके जहन में किसी तरह की शंका नहीं रहे। आप सेकंड ओपिनियन बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले। अब तो गोरखपुर में एम्स खुल गया, अब तो देखिए हेल्थ फैसिलिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। गोरखपुर में हेल्थ खुल गया, वो एम्स खुल गया, पटना में एम्स है। कुछ नहीं, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, आप जाइए एक बार उसी तरह वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नंबर बहुत देर में मिलेगा आपको, ठीक है, कराइएगा, लौट के यहीं पे कराइएगा, वहाँ पे एक ओपिनियन लीजिए। मैं पेशेंट से भी कहता हूँ, आप कब तक डॉक्टर को गाली देते रहेंगे साहब? आप अपनी कमी नहीं देखेंगे क्या? आप सेकेंड ओपिनियन लेना शुरू कीजिए आप लोग, और सेकेंड ओपिनियन हमेशा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में लीजिए। अगर किसी डॉक्टर्स ने, ठीक है, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे चांसेज नहीं होते हैं, मौका नहीं होता है, वक्त नहीं होता है आपको, लेकिन 95% सर्जरी प्लांट सर्जरी होती है। 95% सर्जरी प्लांट सर्जरी होती है। 5 ही 10% सर्जरी जो होती है इमरजेंसी होती है।
आप उस 90% केसेज में आप जाइए, एम्स में जाइए। अगर मैंने बोल दिया किसी को ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्यों आप आँख मूंद के हम पे यकीन कर लेते हैं? आप एम्स में जाइए, आप BHU जाइए, एक दिन टाइम दीजिए अपने हेल्थ के लिए। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, बहुत पैसे आपके नहीं खर्च होंगे, ठीक है। आपको OT का डेट बहुत बाद में मिलेगा, आपको मन कर आप वहाँ करा लें या फिर यहाँ करा लें जहाँ आपको दिल हो, लेकिन कम से कम आपका एक विश्वास डॉक्टर पे बना रहेगा। और डॉक्टर को ये बात पेशेंट से कहना चाहिए। इस बात को दिमाग से निकाल के कहीं ऐसा नहीं हो कि पेशेंट गोरखपुर चला गया तो लौट कर नहीं। अरे आते हैं, सब आते हैं, हम तो सबको भेजते हैं। सब जाके 50% पेशेंट जाते हैं सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। मैं खुद भेज, उससे देखिए फ़ायदा होता है डॉक्टर्स को। क्या होता है कि जब वो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाता है और वहाँ भी उसको वही बात बताई जाती है जो मैंने बताया, एक तो मेरे ऊपर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ बहुत ज़्यादा। दूसरा, जो मैंने उसको बताया कि देखो तुमको इस बीमारी में ये ऑपरेशन होगा, इससे इतना फ़ायदा होगा, इतना नहीं होगा। जब ये बात एम्स में बताई जाती है उसको, या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बताई जाती है यही बात उसको, तो फिर वो जब पेशेंट मेरे पास आता है तो फिर जो आउटकम होता है उसको स्वीकारता है कि नहीं, यही बात तो हर जगह बताई गई थी, इसका आउटकम यही होगा। मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में जो नाइत्तेफाकी होती है, उसका मेन वजह यही है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेता है। बीमारी तो बहुत ख़राब है, वो डॉक्टर जानता है, हम भी जानते हैं कि मैं इसको ऑपरेट तो कर रहा हूँ, मेरा मकसद है कि बस किसी तो ज़िंदगी बच जाए। लेकिन पेशेंट्स के दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ऑपरेशन मत, ऐसा एक उसके हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन होता है, ये होगा तो ये होगा। जब वो उस पर नहीं पाता है, खरा नहीं उतरता है, तो उसके जहन में आता है कि मैं गलत जगह चला गया, मैं वहाँ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता जी। फिर उसको लगता है कि जो मैंने पैसे भी दिए, फिर उसे लगता है कि मैंने पैसे बेकार कर दिए, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, यहाँ तो मेरा काम हुआ नहीं। ये चीज़ है, कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा इशू है। कुछ पेशेंट्स के कर्तव्य हैं तो कुछ उनके अधिकार भी हैं। डॉक्टर्स को भी ये बात समझना चाहिए कि पेशेंट का अधिकार है कि उसे बताया जाए कि ये आपकी बीमारी के इलाज के कितने सारे विकल्प मौजूद हैं, उसे बताया जाए कि इस बीमारी के क्या आउटकम क्या होगा, उसको उससे, और पेशेंट रेडी होता है। मेरा अपना ओपिनियन है। जो मेडिसिन लिखे हैं ये भी बताया जाए कि आपने ये किस चीज़ के लिए लिखा है, किस चीज़ के लिखा है। आप तो अब तो देखिए, इसमें तो कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मेडिसिन आपको टाइप करके देना है। मेडिसिन हम साफ साफ आप लिखिए, ताकि पेशेंट उसको कम से कम नेट पर जाकर सर्च कर ले। ये नेट का दौर है, आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं साहब। आप जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं वो जाके यूट्यूब पे जाकर सर्जरी को चेक कर सकता है। आप जिस बीमारी का नाम लिखिए, आप पेशेंट जाकर बीमारी के बारे में खुद सर्च कर। मैं तो पेशेंट को लिख के दे देता हूँ, जाओ तुम पढ़ लो इस पर नेट पर। मैं पूछता हूँ आप नेट यूज करते हैं? हाँ करते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा जाकर इसके बारे में। अरे मेरा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा 70% प्रॉब्लम मेरा दूर हो जाता है। वो खुद जाने स्वीकार कर लेता है। बहुत सी बीमारियाँ हैं उसको, हमको मालूम है कि इसको लंबी समय तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इसमें 3-4 साल दवाई चलेगी इसको। पेशेंट क्या होता है कि जब आप उससे आधी बात बताते हैं तो 1-2 महीने के बाद थकने लगता है। उसको लगता है कि कहीं मेरी बीमारी इलाज गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। लेकिन जब वो सारी जानकारी हासिल कर लेता है, वो सब चीज़ खुद जान जाता है, तो फिर वो स्वीकार करता है रिजल्ट को, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को, और ये अच्छी बात है। अब आप नॉलेज छुपा नहीं सकते आज के दौर में, नॉलेज एकदम भरा पड़ा है, हर जगह अवेलेबल है, बस जस्ट उसको रास्ता दिखाने की है, यहाँ से आप उसको सर्च कर लीजिए। अच्छा, आप हैं, आपकी पूरी टीम, डॉक्टर्स की टीम होती है, ऑपरेशन होता है, तो एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें कभी आप फ्री सर्जरी वगैरह, या आपको पेशेंट आया ये इतना पे नहीं कर सकता है, एक तो खुद ही वो बोलता है कि हम इतना ही दे पाएंगे, कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि ये यार इसका 20,000 रुपये कैसे दे पाएगा? देखिए, ये कभी आपने इस बात पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ नदीम भाई, अपने मुंह से ये कहना मेरे लिए कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये ठीक नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, ये ठीक बात नहीं है, मेरी पहली बात। और अगर इस मोहल्ले में रहकर, किनारे एक मोहल्ले में हूँ ना मैं, दिन भर जाम लगा रहता है, यहाँ का जाम, मतलब जिस मोहल्ले में हूँ और जिस जगह पे हूँ शहर में, उस जगह की पहचान जाम से है, वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रह के मैं आज बिहार के टॉप 3-4 अगर ENT डॉक्टर्स में मेरा नाम है, भीड़ है, कुछ खासियत रही होगी, वो तो ये रही होगी, आप समझ लीजिए, और खासियत रही होगी, आप समझ लीजिए चीज़ को। और जो पेशेंट की आपने बात कहा ना, रोज़ जब आता हूँ मैं अपने चैम्बर में ना, अंदर से एक एक्साइटेशन होता है, आज 150 लोगों से मिलना है। कई बार पेशेंट्स में ना, पेशेंट को देख के लगता है कि मेरी दादी ऐसी थी, किसी पेशेंट को देख के अपनी कोई रिलेटिव याद आता है, कभी किसी को देख के लगता है कि मेरे दादा भी इसी तरह से थे। कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हैं पेशेंट के साथ। जस्ट थोड़ा देर उसका रुक के उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप कनेक्ट हो जाते हैं। ये आप पर्सनली अपना बात बता रहे हैं
कि सारे लोग मैं- ऐसे ही? मैं- आपको ऐसा मैं- नहीं लग रहा है मैं कि अपनी बात- बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ डॉक्टर बन रहे हैं, मशीन बन रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं जो सिर्फ इंजीनियर बन रहे हैं, देखिए, इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जब भी बैठता हूँ, आज से 10 साल के बाद एक दौर आएगा, हर घर में डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, अफसर होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, इंसान नहीं होंगे। अभी सबसे बड़ी मेहनत जो होना चाहिए ना, इंसान बनाने पे होनी चाहिए, और इसमें फैमिली का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है। अब जो डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, वो सब यहीं के आ रहे हैं। अगर कोई आप कहते हैं ना, आप नदीम भाई, मैं आपको एक बड़ा एक इंसिडेंस ऐसा ही मेरा चल रहा था। एक बार मैं नया नया प्रैक्टिस कर रहा था, अभी शुरुआत हुई थी सीवान में, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा से बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आप डॉक्टर्स लोग जब नए में आते हैं तो बहुत अच्छा से बात करते हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, समय देते हैं, बाद में आप लोग एकदम बदल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मतलब बहुत सी निगेटिव बातें उन्होंने कही। मैं आपको नहीं बोल सकता उन चीज़ों को, लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात तो आप मानते हैं ना कि जब हम आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो आप मानते हैं कि जब हम आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, इसका मतलब है कि हमारी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। हमारी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम अच्छी ट्रेनिंग लेके आते हैं, अच्छे इंसान बन के आपके आते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग के संपर्क में आते हैं ना, तो बड़े जहरीले हो जाते हैं आपके हिसाब से। तो ये आपको सोचना है, आखिर आप लोग के अंदर ऐसा क्या है, जब हम जैसे ही हम आपके समाज में हम आते हैं, हम लोग डॉक्टर्स आते हैं, फिर वो क्यों आपको खराब लगने लगते हैं? आप लोगों को आते, ये तो आप ही स्वीकार करने का, नए में आते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो समाज भी बदल रहा है। आप पर्सनल आपने बात कहा ना, बहुत पैसे डॉक्टर्स लेते हैं। नहीं, हमने नहीं, आपने कहा इस बात को, आपने कहा ठीक है, एक जनरल बात आपने कही, ये आपकी बात नहीं थी, आपने जो जनरल बात लोगों में चल रही वो बात आपने कही। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? शादी ब्याह का जरा किसी का रिश्ता की बात करा के देखिए, उस समाज का असली चेहरा सामने आ जाएगा। देखिए कैसे मोलमोलाई दहेज में करता है वो समाज। आप ऑफिसों में जाके देखिए किस तरह से होती है पैसे की बात। आप व्यापार में देखिए, जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे कैसे पैसे बनाने का होड़ लगी हुई है। समाज के जिस वर्ग को आप सबसे ज़्यादा ईमानदार कहते हैं, मजदूर वर्ग को, आप उससे एक दिन का काम करा कर देखिए, बोलेगा मुझे काम नहीं करना है, मुझे ठेका दो, आपसे 1.5 गुना 2 गुना पैसे की मांग करेगा। तो ये फिर मैंने वही बात कहा कि आप, चूँकि वास्ता आपका डॉक्टर से पड़ा, आप डॉक्टर से कैसा है कि आपको उसको बोल दो, कुछ भी बोल दो। समाज में एक बनाई हुई धारणा बनी हुई है, सब लोग आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये डॉक्टर्स आखिर आ कहाँ से रहे हैं? ये इसी समाज से अब आ रहे हैं। डॉक्टर्स कोई यहाँ पे बहुत अमीर घराने का नहीं। आप उन डॉक्टर्स, जिस डॉक्टर्स को आप कहते हैं ना, जिन लोगों के बारे में है इमेज की बहुत ख़राब हो रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड जाके देखिए, वो सब के सब गांव देहात गरीब बैकग्राउंड के लोग हो रहे हैं। फिर क्यों उनके बारे में ऐसी धारणा बन रही है? समाज ने ऐसा क्या ट्रेनिंग देकर अपने बच्चों को वो मेडिकल कॉलेज में भेज रहा है कि वो बच्चे जब मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं तो बिल्कुल ही समाज की नज़र में विलेन बन जा रहे हैं। समाज को भी सोचना है। आप कब तक गालियां देते रहेंगे साहब कि डॉक्टर्स खराब हो गए हैं, ये हो रहा है, वो हो गया है, समाज खराब हो गया है, पॉलिटिक्स खराब हो गई है? कब तक गालियां देंगे? सवाल है कि समाज कब बदलेगा, समाज कब सोचना शुरू करेगा कहीं ना कहीं हमें कमी है। और आज के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, आपने जो बात कही कि ये एक बात आपने कही कि बहुत पैसे गरीब आदमी के बारे में आपने बात की, कैसे इलाज करेगा। इस सरकार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है, आयुष्मान भारत योजना। मैं एक डॉक्टर होकर आज डॉक्टर्स डे पर अगर आयुष्मान भारत योजना की तारीफ ना करूं तो कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस होगा। समझ लीजिए 80% ग्रीवांस पैसे को लेकर जो पेशेंट्स की है ना, आयुष्मान भारत योजना सक्षम है उस ग्रीवांस को दूर करने में। ये गरीबों के लिए वरदान है। आज़ादी के बाद से आज तक किसी हुकूमत ने गरीबों के लिए इतनी बड़ी योजना कोई नहीं लाई थी। ये वाकई शानदार योजना है आयुष्मान भारत योजना। ईमानदारी के साथ इसको लागू करने की ज़रूरत है। ये शानदार योजना है। गरीबों के हाथ में स्वास्थ्य का एक बड़ा अधिकार दिया गया है। सारे मसले जो आप बोल रहे हैं ना, ग्रीवांस की बात, लगभग सारे 80% मसले ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद, इस योजना को अगर अच्छे से लागू किया जाए। ये बिल्कुल इंग्लैंड की जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज योजना है ना, ये उसकी तर्ज पे है। और ये बहुत दिन नहीं है। आप जो देख रहे हैं ना कि पैसा ये वह, ठीक है, जो बहुत अमीर तबका है वो अपना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएगा, उसके अपने सुविधाएं उसके पास है, वो अपना पेमेंट करेगा। लेकिन गरीबों के हाथ में, जिस समाज का वो तबका जो अब तक समझता था कि वो एकदम बिल्कुल असहाय है, मुझे डॉक्टर्स के यहाँ जाने में डर लगता है, हम हाथ में पैसे कहाँ से लाएँ, उसके हाथ में भी हथियार आ चुका है आयुष्मान भारत योजना को। एक आध दो सवाल और उसके बाद ख़त्म करेंगे। अभी जो नीट में जो धांधली हुआ है उस पर डॉक्टर शादाब, हम लोग भुक्तभोगी हैं।
हम लोग भुक्तभोगी हैं। 3 साल मेडिकल का इम्तहान दिया, तीनों साल बिहार में एग्रीकल्चर में ही होता था, मेडिकल में आता ही नहीं था। 3 साल हमने एग्जाम दिया, तीनों साल मेरा एग्रीकल्चर में ही होता था, बिहार बोर्ड में, तीनों साल ऑल इंडिया में। ये कोई छुपी बात नहीं, कोई छुपी बात नहीं। 100-200 को हम लोग के वक्त में, अब तो सीट बहुत से बढ़ गए हैं, तो कम से कम एक साइड से भी विकल्प है। हम लोग उसके भुक्तभोगी रहे हैं साहब, क्या बात करेंगे। हम वो नहीं कह रहे हैं, अभी जो हुआ है अभी नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। घातक है, घातक नहीं है, कम से कम आवाज़ उठ रही है आज। आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया पे आवाज़ जो उठी है इस नीट स्कैम के लिए, ये सुनी नहीं जाएगी? इसको सुनना होगा हुकूमतों को, सरकारें सुनेंगी इसको। और आगे से आप देखिएगा, इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये हमारा दौर था, हम लोग का दौर था, जब हम लोग के पास कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ सुन लेते थे कि हाँ फलाने का हुआ है एडमिशन, उसका एडमिशन। ताज्जुब होता था, इस लड़के का कैसे एडमिशन हो गया, इसे तो कुछ बोलने नहीं आता, इसे तो कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता। वो भी डॉक्टर बनकर बैठा था, क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। आज तो सोशल मीडिया ने वो ताकत दी है कि कम से कम लोगों यहाँ नीट का स्कैम हो रहा है और पार्लियामेंट में आवाज़ गूंज रही है। ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है, हुआ है इस बार। लेकिन मैं इस सिस्टम पे यकीन करता हूँ, मैं हुकूमत पे यकीन करता हूँ। जिस तरह से आवाज़ उठ रही है, समाज का हर तबके ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है, इसका एक अच्छा एंड होगा, ये आप रख लीजिए। एक और सवाल, जो मुशायरे होते हैं, जो शायर होते हैं, उससे भी आपका बड़ा लगाव है और आप अदब है। देखिए फिर ये अदब है। जी। उर्दू हुआ, हिंदी हुआ, ये आपका इंसान की रूह को जो ताजगी होती है ना, जी। वो उसका कल्चर, उसका अदब ही दे सकता है। आज भी इंसान को इंसान बनाने में किताबों का बड़ा रोल है। आप जब तक रिलीजियसली मजबूत नहीं होंगे, आप कल्चरली मजबूत नहीं होंगे, आप साहित्य के पॉइंट से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपकी पर्सनालिटी अधूरी रहेगी। साहित्य, कल्चर आपके सोचने का जो एक एरिया होता है, उसको एक विस्तार देता है। कई बार आप शायरी में, आप साहित्य में, आप लिटरेचर में, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आप इमेजिन नहीं करते, आपकी सोच वहाँ पे पहुँच जाती है। तो कल्चर से मेरा लगा, आपने मेरा फेसबुक पेज भी देखते होंगे, मैं कुछ अपना शायरी यहाँ वहाँ से कुछ अपना करते रहता हूँ जो मन में आता है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इसने अच्छा इंसान के रूप में परिभाषित करने में इसने मदद की है। और ये ठीक है, ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, आपके सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है। कोई कौन इंसान अभी आपका इसके बाद से जैसे ही आप इस पोस्ट देखिए। अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं फेसबुक पे बहुत कुछ लिखता रहता हूँ। आपने कहा राहुल गांधी की बात उठाई, आप राहुल गांधी की क्यों बात उठाए? वहाँ पे आप मेरा पूरा रिलीजियस पोस्ट देख लीजिए, आप मेरी शायरी को देख लीजिए, आप मेरे सिस्टम पे मेरे तंज को देख लीजिए, वो सब है उसमें। ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज़ है जो आपने उठा लिया, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वहाँ हर चीज़ है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ, आप ही की तरह हूँ, जिसका अपना एक रिलीजियस थॉट भी है, जिसका एक सोशल थॉट भी है, जिसका एक पॉलिटिकल थॉट भी है, जिसका एक इंसान भी एक थॉट है। तो मैं उसी को, मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने उसी को परिभाषित किया। मैंने कभी अपने आप को, जैसे एक डॉक्टर के घर में पैदा होने से एक फ़ायदा या नुकसान तो ये हुआ कि कभी अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आई। जाहिर सी बात है, मेरे फादर जो हैं, मेरे वालिद जो हैं, वो हमसे काबिल हैं। जिसका बाप उससे ज़्यादा काबिल हो, वो आप सोच लीजिए उसके घर में कितना उसका एक कहाँ से उसको वो ये मिलेगा। हमेशा आज भी लगता है कि आज भी घर में हम भी काश इस उम्र में भी कि फादर की तरह होते, हमारे पास भी 2 MS की डिग्री होती। तो एज ए इंसान इस चीज़ों को छोड़ दीजिए आप, एज ए पर्सन, साहित्य, कल्चर, रिलीजियस किताबें, ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी ये लोग मुझे किस नज़र में देखते हैं, अभी आप इसको पोस्ट करेंगे फेसबुक पे, एक आदमी लिखेगा कि डॉक्टर चोर है, डॉक्टर बेईमान है, ये तो पैसा लूट लेता है, अरे ऐसे बहुत हैं लिखेंगे। यही प्रॉब्लम आ गया है, उनको कोई काउंटर नहीं करने वाला है। अच्छी चीज़ है, मैं जब 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी आदमी अगर कामयाब है तो उसकी बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। अच्छा बोलने वाले लोग चुप हो गए नदीम भाई। अच्छी बात जो बोल सकते थे, जो सच बात बोल सकते थे, जिन्होंने किसी की अच्छाई को देखा है, वो कहने वाले चुप हो गए। इसका नुकसान ये हुआ, निगेटिव लोग हावी हो गए। अगर आपके अंदर नदीम अच्छाई है, मैं जानता हूँ कि नदीम के अंदर ये अच्छाई, मैं चुप हो गया, मैंने कभी किसी से नहीं कहा किसी के बारे में। लेकिन जिसने आपकी किसी अपने हिसाब से एक परसेप्शन बना लिया निगेटिव का, किसी के कहने पर आके वो आपको निगेटिव बोल रहा है, प्रॉब्लम है कि मैं भी वहाँ चुप हूँ। ये सबसे खराब चीज़ हो गई है। आप क्यों डरते हैं? मैं मेरे बहुत से डॉक्टर्स दोस्त मुझसे बोलते हैं कि आप फेसबुक पे कुछ भी लिख देते हैं, आप कुछ भी पोस्ट पर। मैं कुछ नहीं लिखता, मैं वही लिखता हूँ जो हूँ मैं। आपको क्यों लगता है कि लोग आपको इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे?
बहुत समझिए, लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को बच्चा ना समझिए, वो सब आइडिया लगा लेते हैं, सारा अंदाज लगा लेते हैं आपके बारे में, आपकी चीज़ों को, आप किस लायक है। ये अलग बात है कि कुछ अपने बाउंड्री उनको ये लगता होगा कि बिजनेस में कहीं कुछ लॉस हो जाए, इस तरह के लोग नहीं आएंगे, इस तरह एक बात समझ लीजिए, इस चीज़ को आपको समझ ऐसा कभी लीजिए, नहीं लगा? कभी देखिए, एक बात समझ लीजिए इसमें, पूरी दुनिया में जब से ये कायनात बनी है, सृष्टि बनी है, ऑनेस्टी और मेहनत आपको कामयाबी और बुलंदी पर यही दो चीज़ पहुंचा सकती है। आप ईमानदार हो अपने पेशे में, आप मेहनती हो, और एक जो सोशल नॉर्म बना हुआ है, जो समाज की एक नॉर्म है, समाज का एक जो दायरा है, सामाजिक दायरा है, उस दायरे के अंदर रह के आप कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, जब आप उस सामाजिक दायरे को लांघने की कोशिश करते हैं, तब प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम है। अपने आप को, मैं आम आदमी, हम भी आपकी तरह हैं, हमें भी, सब लोग 70 साल जीते हैं, 75 साल जीते हैं, हमें भी उतना ही दिन जीना है, सबको कब्र की मिट्टी में सोना है, मुझे भी सोना है, सबको बीमारी आने वाली है, मुझे भी आने वाली है। फिर ये सुपरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों कि मैं आपसे कहता हूं? आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिस चीज़ पे आपका वो उस तरह से सोचते हैं, आप दूसरे पे जब थोपते हैं तो प्रॉब्लम। हाँ, थोपना नहीं है ये, फिर मेरा हुआ। जैसे आपने बिल्डिंग बनाने की बात कही कि डॉक्टर साहब आप बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते हैं, आप बड़ा हॉस्पिटल, मैं नहीं बनाता हूँ, मुझे नहीं माना है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। आपको भी पता है कि मैं, पता ना आपको पता है कि नहीं, कि मेरा अभी भी मैं खेती में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। हमको शाम को 2 घंटा टाइम चाहिए खेतों में जाने के लिए, कहाँ पे क्या लगा है, कैसे हुआ है, क्या हुआ हो रहा है, कौन सा फसल लगा हुआ है, कैसे कटाई होगी, क्या होगी, मुझे चाहिए 2 घंटा टाइम। जाहिर सी बात है कि मेरा ओरिएंटेशन उस साइड में है, उसके लिए टाइम चाहिए। मैं अगर पूरी तरह से प्रोफेशनल होकर अगर हॉस्पिटल बना के बड़ी बिल्डिंग के खड़ा कर दूं तो मैं नहीं दे पाऊंगा टाइम। मैं अपने कहीं ना कहीं जो शौक, वो शौक है, मेरी जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं अपने शौक को अपने जीता हूँ, मेरा शौक है नेचर के साथ जुड़े रहना। एक आध दो चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जो शायरी से जो इतना आपको लगाव है, हम चाहेंगे कि हमारे जो अरे नहीं कुछ जरूर नहीं, फेसबुक पोस्ट पे बिल्कुल ओपन है। और शायरी ऐसी चीज़ है ना, नहीं है ना कि आप कह के आप नहीं कर सकते। एक मोटिवेशन के लिए या मेडिकल से रिलेटेड। देखिए, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, जब मेडिकल कॉलेज में था तो मैंने अपने इकबाल, अल्लामा इकबाल, बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, उनका 2 शेर मैंने अपने दीवार पे लिखा था। मैंने अपने दीवार पे, उसमें एक शेर था कि न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल। क्या अल्लामा इकबाल का शेर है, आप समझ सकते हैं अल्लामा इकबाल की हस्ती कहाँ पे है। न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, तेरे हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की पस्ती है। एक और शेर था इकबाल का ही, अल्लामा इकबाल का ही, मोस्ट प्रॉब्ली शेर है कि ए तायरे लाहौती, तायरे लाहौती, तायर मतलब चिड़िया, तायरे लाहौती का मतलब है कि एक ऐसी चिड़िया जिसे आसमान में बहुत ऊपर जाना है। ए तायरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये 2 शेर जो हैं बड़े दिल के मेरे करीब रहे हैं। मैंने इवन अपने बेटे के रूम में भी ये शेर लगा कर रखा है कि वो मोटिवेट हो। और ये शेर मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के दिनों में भी मेरे दीवार पे लिखा हुआ था, वो मैंने अपने हाथ से लिखा था पेंट करके इस शेर को। तो है, आज भी मैं प्रैक्टिस में उसी तरह से हूँ, आज भी बिल्कुल मैं आम आदमी, आम आदमी। देखिए मैं बता रहा हूँ, आम आदमी बन के जीने में जो मज़ा है ना, वो खास बन के नहीं है। इन खास लोगों को पता ही नहीं ये आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है। जिस दिन ये मज़ा ही मिल जाए ना, ये सारी खास ज़िंदगी छोड़ दें, ये आम आदमी के लाइन में आके खड़े हो जाएँ। आम आदमी बन के बड़ा मज़ा है आपको, आराम से, ना आपको कहीं डर लगेगा, ना आपको कहीं किसी के पास जाने में डर लगेगा, नहीं कहीं पैदल चलने में आपको डर लगेगा, ना आपको खेतों में शाम में रात में रुकने में डर लगेगा, कहीं नहीं लगेगा डर साहब। आप आम बन के तो देखिए कितनी बेहतरीन लाइफ होती है। एक डॉक्टर साहब, जो आपका जो ENT है, इतने सारे आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें तो बात नहीं हुई मेरे हिसाब से, उसके लिए अलग से कभी उस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें था जो हम लोग सोशल इशू पे डॉक्टर साहब किस तरह से सोचते हैं और पॉलिटिकल किस तरीके से सोचते हैं, ये चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता दें, डेली डॉक्टर साहब सर्जरी करते हैं, पूरी टीम भी आती है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो हम लोग किसी और रोज़ अगले एपिसोड में हम लोग लाएंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर साहब ने जो भी बात बोली है, आपकी क्या इस पे रिएक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।